हम पढ़ रहे हैं जंतु कार्यकी। अब जंतु कार्यकी में हम पढ़ रहे हैं तंत्रिके नियमन और समन्वय। अब इस तंत्रिके नियमन और समन्वय पढ़ने से पहले हमारे को ये जानना चाहिए कि समन्वय किसको कहते हैं, तंत्रिके नियमन क्या होता है। तो ये सारी चीजें भी जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ कि जब हम किसी भी सजीव के आधारभूत गुणों को पढ़ते हैं तो उन आधारभूत गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि प्रत्येक सजीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, अपने बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ही क्रिया करता है या प्रतिक्रिया करता है, रेस्पॉन्ड करता है। अब ये जो प्रतिक्रियाएं बाहरी वातावरण के अनुरूप वह कर रहा है, तो उन प्रतिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए, उनके अनुसार रिएक्ट करने के लिए उसको उन प्रतिक्रियाओं के बारे में मालूम होना आवश्यक है। समझ में आ गई वाली बात। तो इन परिवर्तनों का ज्ञान कैसे होता है, इन परिवर्तनों के अनुसार क्रिया कैसे करता है, तो यही सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, तंत्रिकीय नियमन कहलाती है। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों कि प्रत्येक जो जीव होता है वह जिस भी वातावरण में रहे तो उस वातावरण में परिवर्तन भी होते हैं। अब उस वातावरण में परिवर्तन जैसे जैसे हो रहे, क्या उसी के अकॉर्डिंग उस जीव की संरचनाओं में, उस जीव की क्रियाओं में परिवर्तन होंगे? नहीं। तो अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये कैसे, ध्यान से सुनेगा। जब उस जीव की क्रियाओं में परिवर्तन नहीं होते तो इसी घटना को, इसी क्रिया को हम कहते हैं समस्थापन। अब ये समस्थापन क्या होता है एक्चुअल में मैं बताऊं कि चाहे बाह्य वातावरण में परिवर्तन हो जाए परंतु जीव के आंतरिक वातावरण का अपरिवर्तित बने रहना ही समस्थापन कहलाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब इस व्यक्ति का या हमारे शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और इसी तापक्रम पर हमारे जो भी बॉडी एंजाइम होते हैं वो एंजाइम एकदम अनुकूलतम या सबसे बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अब देखो जब हम बात करते हैं गर्मियों की, तो ग्रीष्म काल में क्या होता है, बाहर का जो तापमान होता है वो तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और जब हम बात करते हैं शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में यही तापमान घटकर 10-12 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आ जाता है। और जो और भी कोल्ड एरियाज में जो रेजिडेंस या निवास करते हैं उनमें ये तापमान और भी ज्यादा कम हो जाता है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे शरीर का तापमान या एंजाइमों के लिए जो अनुकूलतम ताप है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब इससे ज्यादा टेम्परेचर पर भी एंजाइमों की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, इससे कम टेम्परेचर पर एंजाइमों की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो अब इसको मेंटेन कैसे किया जाए, तो जैसे गर्मियों की बात करें, हम ग्रीष्म काल में बात करें तो तापमान को कम करने के लिए हमारी शरीर से पसीने का स्राव होता है। अब पसीना क्या करेगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो तापमान कहाँ से लेगा, हमारे शरीर की सतह के आसपास से, तो उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। समझ में आ गई वाली बात। अब देखिए उसके बाद में शीत ऋतु में तापमान बढ़ाने की जब बात करते हैं तो शीत ऋतु में तापमान कैसे बढ़ाएंगे, तो शीत ऋतु में तापमान बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में उपापचय दर बढ़ जाती है। उपापचय दर बढ़ने पर ऊष्मा का उत्पादन होता है और वो ऊष्मा हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाने में सहायता करती है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि चाहे सर्दियों में बाहर का तापमान कितना ही चेंज क्यों नहीं हो रहा हो, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं समस्थापन। तो समस्थापन किसको कहते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है कि किसी भी जीव के शरीर के आंतरिक वातावरण का एक समान बने रहना ही क्या कहलाता है, समस्थापन कहलाता है। अब समस्थापन की परिभाषा क्या होती है, तो समस्थापन की परिभाषा देखने के लिए परिभाषा आप समस्थापन की परिभाषा यहां से लिख सकते हैं। ठीक है कि किसी भी जीव के आंतरिक वातावरण का अपरिवर्तित रहना अथवा एक समान बने रहना ही क्या कहलाता है, समस्थापन। अब समस्थापन की परिभाषा तो हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये समन्वय क्या होता है। ठीक है, समन्वय का सामान्य अर्थ होता है सामंजस्य।
ठीक है। अब हमारे शरीर में आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा शरीर कई तंत्रों से मिलकर बना होता है, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो अब एक तंत्र की क्रियाविधि कम या ज्यादा होती है तो उस तंत्र की क्रियाविधि का प्रभाव किसी दूसरे तंत्र की क्रियाओं पर पड़ता है। यानी एक कार्य को पूरा करने के लिए एक तंत्र ने कई तंत्र मिलकर कार्य करते हैं। इसी को, इन तंत्रों का यही आपस में सामंजस्य क्या कहलाता है? समन्वय। और इसी समन्वय के कारण उस कार्य की कार्यशीलता या उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, सुनिएगा। अब हम बात करें समन्वय की, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति कोई कठोर परिश्रम नहीं कर रहा। अब जब कठोर परिश्रम नहीं कर रहा, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट यानी ऊर्जा की आवश्यकता सामान्य है। सामान्य ऊर्जा की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन का उपयोग भी सामान्य है, तो CO2 का उत्पादन भी सामान्य है। अब इस व्यक्ति ने क्या करना शुरू कर दिया? व्यायाम, यानी ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। अब ये व्यक्ति जब व्यायाम कर रहा है तो अब बताइए क्या हो जाएगा? अब व्यायाम कर रहा है तो ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाएगा। अच्छा, ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाएगा तो मांसपेशियों में पोषक पदार्थों की उपलब्धता भी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। भाई ऊर्जा किससे मिलेगी? पोषक पदार्थों से। अब पोषक पदार्थ ज्यादा जा रहे हैं तो उन पोषक पदार्थों का अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई तो ऑक्सीजन की तो खपत बढ़ रही है और किसका उत्पादन बढ़ रहा है? CO2 का उत्पादन बढ़ रहा है। समझ में आ गई वाली बात? अब ये एक व्यायाम, पेशियों में व्यायाम होने से या पेशीय क्रियाविधि बढ़ने से उनमें ऊर्जा की खपत बढ़ी, पोषक पदार्थों की खपत बढ़ी, ऑक्सीजन की खपत बढ़ी और CO2 का उत्पादन बढ़ गया। अब हाथ, जैसे मान लो हार्ड वर्क, हाथ से काम कर रहा था तो हाथ की मांसपेशियों में ये सारा परिवर्तन हुआ। अब हाथ को पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाने हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध करवानी है, ठीक है। अब यहां से बनने वाले CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाना है। तो अब जैसे ही मांसपेशियों की क्रियाविधि बढ़ी, हमारे शरीर के दूसरे तंत्र जैसे परिसंचरण तंत्र में हृदय की हार्ट रेट यानी हृदय दर बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगी? जब हृदय की संकुचन दर बढ़ेगी तो रक्त का संचार बढ़ेगा, रक्त का संचार बढ़ेगा तो पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी और CO2 वहां से कहां पर चली जाएगी? लंग्स में। तो अब दूसरा ऑटोमेटिकली श्वसन दर बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ रही है। इसी के साथ साथ में अब जब उपापचय क्रियाएं ज्यादा हो गई तो अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण ज्यादा हो गया तो किडनी की क्रियाशीलता भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि व्यायाम की क्रिया बढ़ते ही ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? हार्ट रेट भी बढ़ रही है, परिसंचरण तंत्र की क्रिया भी बढ़ रही है, श्वसन दर भी बढ़ रही है, किडनियों की क्रियाशीलता भी बढ़ रही है, ठीक है। तो अब इस सारे की सारी प्रोसेस जब बढ़ रही है तो इसी घटना को, और जैसे ही थोड़ी देर बाद में ये व्यायाम बंद कर देता है, ऊर्जा की आवश्यकता सामान्य तो पोषक पदार्थों की सामान्य तो ऑक्सीजन की खपत भी सामान्य तो CO2 का उत्पादन भी सामान्य, तो ये सारी की सारी दर वापस से सामान्य नॉर्मल हो जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया कि समन्वय क्या होता है कि जब कई तंत्र मिलकर एक क्रिया को पूर्ण करने के लिए आपस में एडजस्टमेंट बिठाते हैं तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? समन्वय या सामंजस्य कहते हैं, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आई ये वाली बात? अब समन्वय किसको कहते हैं? अब समन्वय की परिभाषा आप यहां से लिख सकते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों का सामंजस्य, जिससे उन अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में कौन कौन से तंत्र होते हैं? तो आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ये व्यक्ति है, व्यायाम करते ही ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई, CO2 का उत्पादन बढ़ गया। तो अब ये सूचना कैसे जाए? तो उसके लिए हमारे शरीर में दो तंत्र समन्वय के लिए हमेशा कार्य करते हैं। एक तो होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। अब आप लोग जानते होंगे, नाम से ही पता चल गया होगा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट हर एक अंग में
तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है और ये अत्यंत तीव्र सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो ये तंत्रिका तंत्र काम क्या करता है? तंत्रिका तंत्र उस वातावरण में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? ज्ञान। परिवर्तन का ज्ञान करने के बाद में उस परिवर्तन का क्या करवाता है? संसाधन। संसाधन समझ गए होंगे। संसाधन का मतलब यहाँ पर जो भी साधन होते हैं वातावरण के, वो नहीं है। संसाधन का मतलब प्रोसेसिंग, यानी उसको पता लगाता है कैसा परिवर्तन है, उस परिवर्तन के अनुसार क्रिया क्या होगी। तो ये सारा का सारा काम करवाता है कौन? तंत्रिका तंत्र। बाह्य वातावरण के परिवर्तन का ज्ञान करवाना, परिवर्तन को ले जाना, उस परिवर्तन के अनुसार क्रिया करने का काम किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का। ठीक है। और दूसरा जो तंत्र होता है वो दूसरा तंत्र होता है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है। अब अंतःस्रावी तंत्र जो होता है उसमें आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? हार्मोन। अब इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं वो अंगों में जाकर विभिन्न दूसरी क्रियाओं या दूसरी ग्रंथियों या दूसरे पदार्थों का निर्माण करवा के हमारे शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अब इसमें जो भी क्रियाएं हो रही है वो किसके कारण हो रही है? हार्मोन के कारण। और हार्मोन क्या होता है? कोई भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट प्रकार का, लिपिड डेरिवेटिव, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेरॉइडल हार्मोन होता है। इस कारण इस हार्मोन को हम कहते हैं रासायनिक संदेशवाहक। अब ये रसायन के माध्यम से काम कर रही है, तो इस अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो होने वाला कोऑर्डिनेशन है उसको हम कहते हैं रासायनिक समन्वय। और ये रासायनिक समन्वय हम आगे वाले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई होगी ये वाली बात? ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों एक दूसरे के साथ में समाकलित, सामंजस्य, सिंक्रोनस मेथड में व्यवस्थित होकर क्या काम करवाते हैं? ये सभी का मैनेज करने का काम करवाते हैं। ठीक है। समन्वय का काम करवाते हैं। तो अब देखो समन्वय के लिए किसकी आवश्यकता होती है? समन्वय के लिए आवश्यकता होती है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की। ठीक है। अब ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में पॉइंट टू पॉइंट, ध्यान सुनना, बिंदु से बिंदु तक, बिंदु से बिंदु तक, यानी हर एक भाग में तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है और यह जाल सूचनाओं को लाने ले जाने का कार्य करता है। ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए मैंने ये नोट्स पहले से ही लिख रखे हैं कि क्या पता जब आप लोगों को बोला जा रहा हो तब आप इतनी तेजी से लिख पाए या नहीं लिख पाए। तो तंत्रिका तंत्र शरीर के हर एक बिंदु, हर एक भाग में तीव्र और अल्पकालिक अनुक्रिया पथ प्रदान करता है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र से क्या निकलता है? हार्मोन। और वो हार्मोन दीर्घकालिक अनुक्रिया यानी काम करने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। अब आप लोगों को हमारे को इस अध्याय में पढ़ना है केवल तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या सभी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र एक समान होता है? नहीं, अलग अलग प्राणियों में तंत्रिका तंत्र अलग अलग प्रकार का होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे? सुनिए, जैसे हम बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उन जंतुओं को हम दो भागों में व्यक्त करते हैं नोटोकोड के आधार पर। एक तो अकशेरुकी और दूसरा कशेरुकी। जिनमें कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी होती है उनको तो हम कहते हैं कशेरुकी, और जिनमें नहीं होती उनको कहते हैं अकशेरुकी। अकशेरुकियों में आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ, पोलिमेरा, सिलेंटेट्रा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा तक। ठीक है। अब उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसमें सबसे पहले तंत्रिकाएं आई। तो आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने वर्गीकरण में पढ़ा होगा कि सबसे पहले सिलेंटेट्रा जो होता है, उस सिलेंटेट्रा में इस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं तो पाई जाती है, यानी तंत्रिकाएं तो उत्पन्न हो जाती है, परंतु तंत्रिका तंत्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो तंत्रिकीय प्रकार का अंगतंत्र स्तर का संगठन है, ये अंगतंत्र स्तर का संगठन सबसे पहले एस्के हेलमिंथेज में प्रकट होता है, जबकि यहाँ पर हम बात करें सिलेंटेट्रा जिसमें हाइड्रा आते हैं, उसके अंदर तंत्रिका कोशिकाएं तो होती है परंतु तंत्रिका तंत्र नहीं होता। समझ में आ गई वाली बात? तो सिलेंटेट्रा में तंत्रिका कोशिका उपस्थित होती है परंतु तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं होता। समझ में आ गई ये वाली बात? तंत्रिका तंत्र नहीं होता।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सेलेंड्रेटा में तो ये सारी व्यवस्था हो गई, फिर बाकी के बचे हुए जो अकशेरुकी के प्राणी है तो उनमें क्या होता है? तो जिनमें तंत्रिका तंत्र बन जाता है, जैसे हम सीधी सी बात करें, यहाँ पर ये मान लो है केचुआ, ठीक है, पेरिक्लिमा पोस्टोमा, अर्थवर्म है। इस अर्थवर्म का यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए सपोज है ये इसमें एकदम सीधी सी नलिका, ये है इसकी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल किसकी है? अर्थवर्म की आहार नाल। अब ये जो आहार नाल है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आहार नाल है ध्यान से समझिएगा। अब इस आहार नाल में यहाँ पर एक गुच्छिका होती है और इस आहार नाल ग्रसनी के एक साइड इस साइड गुच्छिका और एक इस साइड गुच्छिका, दोनों साइड में दो गुच्छिकाएं होती है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करती है और इन्हीं गुच्छिकाओं को कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया या प्रमस्तिष्क गुच्छिका। अब ये जो प्रमस्तिष्क गुच्छिका है इससे एक तंत्रिका तंतु इस साइड से निकल कर आता है, ध्यान से सुनिएगा, और दूसरा तंत्रिका तंतु जो है वो उसके पीछे की ओर दूसरी साइड से निकलकर आता है। तो इस प्रकार से इन प्राणियों में कितने तंत्रिका तंतु होते हैं? 2। तो इस कारण इनका तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दोहरा होता है, डबल होता है, और इन तंत्रिकाओं में बीच बीच में इस प्रकार से तंत्रिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। अब ये जो तंत्रिकाओं के गुच्छे हैं, इन तंत्रिकाओं के गुच्छों को कहते हैं गैंग्लिया। क्या कहते हैं? गैंग्लिया। समझ में आ गई वाली बात? या इन्हीं को कहते हैं गुच्छिकाएं, गैंग्लिया, या फिर इनको हिंदी में कहते हैं गुच्छिका। अब ये जो तंत्रिका तंत्र है इनका, ये तंत्रिका तंत्र कैसा हो गया? दो तंतुओं से मिलकर बना है तो दोहरा है, दोनों के बीच में गुहाएं नहीं होती तो ठोस है, और शरीर की ये है पृष्ठ सतह, कौन सी सतह है? पृष्ठ सतह, और ये कौन सी सतह है? अधर सतह। तो दोहरा होता है, अधर सतह पर होता है, ठोस होता है और गुच्छिका युक्त होता है। जबकि हम बात करें कशेरुकियों की, तो कशेरुकियों में तंत्रिका तंत्र पृष्ठ सतह पर होता है और खोखला होता है। समझ में आ गई ये इतनी सी बात? तो अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इनमें अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसको भी आप नोट से यहाँ से लिख सकते हैं कि अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र दोहरा, ठोस, ध्यान सुनिएगा, अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र दोहरा, ठोस और अधर सतह पर होता है, जबकि कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? तंत्रिका तंत्र खोखला और पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। समझ में आ गई वाली बात? अब ये तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों के लिए ये मैंने पहले से ही क्या कर रखा है, एक चार्ट तैयार कर रखा है ताकि आप लोगों को लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र। अब ये तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का, कैसे कैसे, सुनिएगा। तो अब हम इस तंत्रिका तंत्र की जब बात करें तो देखिए आप लोग यहाँ पर तंत्रिका तंत्र सुनिए। अब तंत्रिका तंत्र उत्पन्न किससे होता है, कैसे बनता है? आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे शरीर में जब भ्रूणीय परिवर्तन हो रहा होता है या हमारा भ्रूणीय परिवर्तन होता है तो भ्रूणीय परिवर्तन के समय सबसे पहले 3 परतें बनती हैं, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो अब इन 3 जनन स्तरों से शरीर के सभी अंगों का निर्माण होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये जो तंत्रिका तंत्र होता है ये किस जनन स्तर से बना होता है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, तंत्रिका तंत्र जो है ये तंत्रिका तंत्र उत्पन्न होता है एक्टोडर्म से। अब एक्टोडर्म से कैसे उत्पन्न होता है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इधर देखिए, यहाँ पर भ्रूणीय जनन के समय या भ्रूणीय परिवर्तन के समय यह है एक्टोडर्म। ठीक है, जब इस एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होना होता है तो इस एक्टोडर्म में इस प्रकार से एक छोटी सी उभार बनने लग जाती है। ठीक है, अब ये जो उभार बन रहे हैं इनको कहते हैं, इन उभारों के बीच में यहाँ पर यूं पट्टी सी बन जाती है, इनको कहते हैं हॉर्न्स, और ये पट्टी कहलाती है न्यूरल प्लेट। ध्यान से सुनते जाइएगा, क्या कहलाएगी? न्यूरल प्लेट। और न्यूरल प्लेट को हम कहते हैं तंत्रिका पट्टी। ठीक है, अब ये जो तंत्रिका पट्टी के बाद में ये जो दोनों उभार बने हैं
ये दोनों उभार एक दूसरे के टच हो जाते हैं। यानी ऐसे मानिए यूं पट्टी बनी, इस पट्टी से दो उभार बने और दो उभार यूं एक दूसरे से टच हो गए। तो इस प्रकार से एक गोल गोल संरचना का या गोल सी ट्यूब का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक गोल नलिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये जो गोल नलिका बनी है, इसी नलिका को कहते हैं तंत्रिका नाल। क्या कहते हैं? तंत्रिका नाल। अब ये जो तंत्रिका नाल बनी है, इसी तंत्रिका नाल का आगे वाला भाग यूं वृद्धि करके ये आगे वाला भाग तो बना लेता है ब्रेन। ठीक है, किसका निर्माण करवाता है? ब्रेन का। और पीछे वाला भाग निर्माण करवा लेता है मेरु रज्जु का। तो हमारा तंत्रिका तंत्र कौन से स्तर से उत्पन्न होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र उत्पन्न होता है एक्टोडर्म से। समझ में आ गई वाली बात? तो उत्पत्ति कैसी हो गई? एक्टोडर्मल। एक्टोडर्म में पहले तंत्रिका नाल, न्यूरल प्लेट बनी, फिर न्यूरल ट्यूब बनी, फिर न्यूरल ट्यूब का आगे वाला भाग तो किसका निर्माण करवाता है? ब्रेन का। और पीछे वाला भाग किसका निर्माण करवाता है? स्पाइनल कॉर्ड का। और ये जो तंत्रिका तंत्र बना है, इस तंत्रिका तंत्र के, ध्यान से सुनिएगा, इस तंत्रिका तंत्र के जो निर्माण की क्रिया है, ध्यान से सुनिएगा, तंत्रिका तंत्र के निर्माण की क्रिया, इस क्रिया को, निर्माण की क्रिया को न्यूरोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलेशन। तो आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपटीशन एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि न्यूरोलेशन किसको कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? न्यूरोलेशन कहते हैं। समझ में आई वाली बात? अब तंत्रिका तंत्र को हम कितने भागों में विभक्त करने वाले हैं? दो भागों में। पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? समझिए, केंद्रीय नाम से ही पता चल रहा होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आगे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बार बार प्रयुक्त करने के बजाय हम काम में लेंगे CNS। अब ये CNS क्या होता है वो समझिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ध्यान से समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण भाग। अब ये जो महत्वपूर्ण भाग है, ये क्या क्या काम करवाता है? ये हमारे शरीर से आने वाली सूचनाएं, जहां पे जितने भी अंगों से सूचनाएं आती है, उन सूचनाओं को प्राप्त करता है। ध्यान से सुनना, सूचनाओं को प्राप्त करता है। सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद में उनका संसाधन करता है। संसाधन का मतलब सूचना कैसी है, कैसी नहीं है, संसाधन करता है। संसाधन करने के, संसाधन को बजाय हम ऐसे लिख लेते हैं, चलिए आप कंफ्यूज भी नहीं हो, तो हम इसको कह देते हैं प्राप्त करने के बाद में उनका विश्लेषण करता है। ठीक है, विश्लेषण करने के बाद में उनकी स्मृति, उनको याद रखने का काम भी यही करता है, ताकि भविष्य में उसके अनुसार फिर से रिएक्ट किया जा सके। और फिर उसके बाद में सूचना वापस भेजना, सूचना वापस भेजना। ठीक है, अब ये सारी की सारी क्रियाएं कौन करवाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे? सुनिएगा, जैसे इसके लिए सीधा सा मैं एक उदाहरण ले लूं कि मैंने मान लो किसी चीज को चुबाया। अब चुबाने के बाद में वहां पर दर्द ग्राही कोशिकाएं सूचनाओं को ग्रहण करेगी और यहाँ से सीधा मस्तिष्क में भेजेगी। मस्तिष्क उस सूचना को लेगा, सूचना का पता लगाएगा, पता लगाए तुरंत मांसपेशियों को कहेगा कि हाथ को हटाओ, दर्द हो रहा है। तो ये सारा का सारा काम कौन करवाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो पहला भाग कौन हो गया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भाग है मस्तिष्क। अब ये जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क से निकलती है कपालीय तंत्रिकाएं। मस्तिष्क से क्या निकलती है? कपालीय तंत्रिकाएं। अब ये जो कपालीय तंत्रिकाएं हैं, इन कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। ध्यान से सुनिएगा, इसकी संख्या सरीसृपों में, पक्षियों में और मानव में 12 जोड़ी, और मेंढक और मछलियों में होती है 10 जोड़ी। फिर उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, ये जो मस्तिष्क होता है, इसी मस्तिष्क का पीछे वाला भाग हमारी रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है। और ये जो रीढ़ की हड्डी में उपस्थित भाग है, इसी रीढ़ की हड्डी में उपस्थित भाग को कहते हैं मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो मेरु रज्जु है, इस मेरु रज्जु से निकलती है मेरु तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं निकलेंगी? मेरु तंत्रिका। अब ये जो मेरु तंत्रिकाएं निकली है, इन मेरु तंत्रिकाओं की संख्या, मेरु तंत्रिका और इन तंत्रिकाओं की संख्या होती है मानव में 31 जोड़ी।
समझ में आ गई वाली बात। तो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी हो गई? 31 जोड़ी। तो हमारे तंत्रिका तंत्र का पहला भाग कौन हो गया? सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सही है। कितने भाग हो गए? 2 भाग, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क से कौन सी तंत्रिकाएं निकलती है? कपालीय। और मेरुरज्जु से कौन सी तंत्रिकाएं निकलती है? मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 31 जोड़ी। अब दूसरा तंत्रिका तंत्र है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब ये परिधीय तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? सुनिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र बना होता है कपालीय और मेरु तंत्रिकाओं का। ध्यान सुनिएगा, कपालीय और मेरु तंत्रिकाओं से। अब मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो तंत्रिकाएं शरीर के सभी अंगों में चली जाती है, और सभी अंगों में जाने के बाद में उनसे जो तंत्र बनता है उसी तंत्र को हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इस परिधीय तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है कि अंगों से सूचनाओं को लेकर इन तक पहुंचाता है और इनसे सूचनाओं को लेकर वापस अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब ये परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है। पहला तंत्रिका तंत्र है काय तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है ऐच्छिक पेशियों में। किसमें पहुंचाता है? ऐच्छिक पेशी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ऐच्छिक पेशियां क्या होती है? तो ऐसी मांसपेशियां, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, मैंने ऐच्छिक पेशी लिखना था, ऐच्छिक पेशी लिखा है, तो ये हाथ की मांसपेशियां मेरी इच्छा के अनुसार काम कर रही है, तो ऐसी पेशियों को हम कहते हैं ऐच्छिक पेशियां। तो यहाँ पर काय तंत्रिका तंत्र किसके अनुसार कार्य करता है? काय तंत्रिका तंत्र किसको सूचना पहुंचाता है? ऐच्छिक पेशियों को सूचना पहुंचाता है। ठीक है। दूसरा होता है स्वायत्त। अब नाम से ही देखिए, स्वायत्त, स्वायत्त यानी खुद का शासन। तो ये सूचनाओं को कौन सी पेशियों में पहुंचाता है? ये सूचनाओं को पहुंचाता है अनैच्छिक पेशियों में। कौन सी पेशियों में? अनैच्छिक पेशी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अनैच्छिक पेशी कौन सी होती है? तो ऐसी मांसपेशियां जिनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता उनको कहते हैं अनैच्छिक पेशियां। जैसे आप लोग सोचे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। इसके अलावा आंतर में पाई जाने वाली क्रमानुकुंचन गतियां। तो इस प्रकार के अंगों को हम इस प्रकार के तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पहला भाग है अनुकंपी तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्र। अब ये जो अनुकंपी तंत्र होता है, यह अनुकंपी तंत्र काम करता है भय के समय। भय का मतलब जब हमारे को अचानक किसी चीज से डर लगे, भय, इसके अतिरिक्त क्रोध, ध्यान से सुनिएगा, क्रोध, इसके अतिरिक्त उत्तेजना, यानी जब हम अत्यधिक आवेश में होते हैं तो उस अत्यधिक आवेश में, उस क्रोध के समय, उस भय के समय कौन होता है, कौन सा सिस्टम काम करता है? तो उस समय काम करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये हृदय दर को, श्वसन की दर को, पसीने आने की दर को बढ़ा देता है। और ये परानुकंपी जो तंत्र होता है, ये परानुकंपी तंत्र सक्रिय होता है विश्राम के समय। कब सक्रिय होता है? ये विश्राम के समय सक्रिय होता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे तंत्रिका तंत्र के प्रकार कितने हो गए। तो तंत्रिका तंत्र की बात करें उत्पत्ति की, तो एक्टोडर्मल होता है। एक्टोडर्मल कैसे है? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब का अग्रभाग ब्रेन और पश्च भाग स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करवाएगा। और इस तंत्रिका तंत्र के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलेशन। अब तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हो गए? 2 भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र महत्वपूर्ण भाग होता है। ये अंगों से सूचनाओं को लेता है, उन सूचनाओं का विश्लेषण करता है, उन सूचनाओं की स्मृति बनाए रखता है और उनके अनुसार वापस अंगों को सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 मुख्य भाग होते हैं, एक तो मस्तिष्क और दूसरा रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाला मेरुरज्जु। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। अब ये 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं और ये 31 जोड़ी कपालीय मेरु तंत्रिकाएं, यही मिलकर किसका निर्माण करवाती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का, जो हमारे शरीर के सभी अंगों में विस्तृत या फैले होते हैं।
अब ये तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है काय तंत्रिका तंत्र, जो कि सूचनाओं को लेकर कहां पर जाता है? ऐच्छिक पेशियों में। ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती है? वह पेशियां जिनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार होता है। दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये सूचनाओं को कहां पर लेकर जाता है? अनैच्छिक पेशियों में, और इन पेशियों में संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। अब तीसरा तंत्र जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है वो होता है आंतरांगी तंत्रिका तंत्र, वो हमारे शरीर के आंतरांगों को ही सूचनाएं प्रोवाइड करवाने का काम करवाता है। अब अनैच्छिक जो या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये भी कितने भागों से बना होता है? 2 भागों में बटा होता है। एक तो अनुकंपी, अनुकंपी हमारे शरीर को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करता है, और ये भय, क्रोध, उत्तेजना के समय सक्रिय होता है। और परानुकंपी तंत्र हमारे शरीर को आराम के समय सक्रिय होता है, और हमारे शरीर में यानी जो भी अंग है उन अंगों की क्रियाओं को क्या करता है? रिलैक्स करने का काम करवाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर तंत्रिका तंत्र के प्रकार तो हो गए, अब ये तंत्रिका तंत्र बना किसका होता है? यानी इस तंत्रिका तंत्र की संरचना में कौन कौन पाए जाते हैं और कैसे कैसे संरचनाएं होती है। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं तंत्रिका तंत्र का संगठन। ठीक है, क्या बता रहा हूं? तंत्रिका तंत्र का संगठन। तो अब हम बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र के संगठन की। तो जब हम तंत्रिका तंत्र के संगठन की बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र का संगठन 2 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। अब ये 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती है? सुनिएगा। तंत्रिका तंत्र की बात करें हम तो तंत्रिका तंत्र में पहली जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को हम कहते हैं ग्लियल कोशिकाएं। क्या कहते हैं? ग्लियल कोशिकाएं। अब ये ग्लियल कोशिकाएं क्या होती है वो समझिएगा, ध्यान से सुनिए। ग्लियल कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं होती है इन कोशिकाओं से आवेग संचरण नहीं होता। ध्यान से समझिएगा, इन कोशिकाओं से आवेग संचरण नहीं होता, यानी इनके द्वारा सूचनाएं लाने ले जाने का कार्य नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फिर ये काम क्या करवाती है? तो ये काम करवाती है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है, उन न्यूरॉन्स को ध्यान से समझना, उन न्यूरॉन्स को सहारा प्रदान करती है। उन न्यूरॉन्स को सहारा प्रदान करने के साथ साथ में उनको सुरक्षा प्रदान करती है, यानी उनके चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। उन न्यूरॉन्स को पोषण प्रदान करने का काम करवाती है। समझ में आई ये वाली बात? केवल आवेगों का संचरण नहीं होता, परंतु उन न्यूरॉन्स को सहारा, सुरक्षा, पोषण और उनको विद्युत रोधी बनाने का काम करवाती है। विद्युत रोधी बनाने का कार्य करवाती है। ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं? ग्लियल कोशिकाओं के। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर फिर तंत्रिका कोशिका क्या काम करवाती है? तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा आवेग संचरण होता है। ध्यान से सुनिएगा, इस तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा आवेग का संचरण होता है, यानी ये सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करवाती है। हमारे किसी भी अंग से सूचनाओं को लाने ले जाने का काम किसका होता है? तंत्रिका कोशिका का। और ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं को तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब आप लोग सोचेंगे किसको कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, यह कहलाती है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ग्लियल कोशिकाएं क्या होती है? काम तो हमारे को समझ में आया, लेकिन अब ये प्रकार की कितने की होती है? तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ग्लियल कोशिकाओं के प्रकार। तो ग्लियल कोशिकाओं का पहला प्रकार है विद्यार्थियों, पहला प्रकार कहलाता है एस्ट्रोसाइट। ध्यान से सुनिएगा, पहला प्रकार है एस्ट्रोसाइट। अब ये जो एस्ट्रोसाइट है ये होती है तारे के समान, यानी तारे के समान एस्ट्रल शेप होती है, तारे के समान होती है, और तारे के समान होने के कारण ही इनको नाम दिया है एस्ट्रोसाइट। अब ये जो एस्ट्रोसाइट है हमारे मस्तिष्क में जो रक्त पहुंचाने वाली केशिकाएं होती है, उन केशिकाओं के चारों ओर ये निर्माण करवाती है बैरियर का। इस कारण इनको ब्लड ब्रेन बैरियर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी वाली कोशिकाओं को? एस्ट्रोसाइट को। फिर उसके बाद में हम बात करने वाले हैं दूसरी कोशिकाओं की। अब दूसरी कोशिकाएं कौन सी होती है? सुनिएगा,
दूसरी कोशिकाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो वो दूसरी कोशिकाएं कौन सी है? दूसरी कोशिकाएं होती है माइक्रोग्लिया। कौन सी कोशिकाएं हैं? माइक्रोग्लिया। अब ये जो माइक्रोग्लिया है ये होती है भक्षक स्वभाव की। कैसी होती है? भक्षक। ठीक है, भक्षक। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, भक्षण करने वाली यानी खाने वाली। तो ये क्या काम करवाती है? ये हमारे शरीर में बाहर से जो भी कोई जीवाणु वगैरह आ जाए तो उस बैक्टीरिया से क्या करवाती है? सुरक्षा करवाती है। बैक्टीरिया से सुरक्षा करवाती है। समझ में आ गई वाली बात? यानी हमारे मस्तिष्क की, मेरुरज्जु की बैक्टीरिया से सुरक्षा करवाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर क्या और भी प्रकार की ये ग्लियल कोशिकाएं होती है? तो सुनिए, तीसरे प्रकार की जो ग्लियल कोशिकाएं हैं, वो तीसरे प्रकार की ग्लियल कोशिकाएं कौन सी है? समझिए, तीसरी जो ग्लियल कोशिकाएं हैं वो आप लोगों ने सुना होगा, उन कोशिकाओं को हम कहते हैं श्वान कोशिका। आप लोगों ने सुना होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में, श्वान कोशिका। ये जो श्वान कोशिकाएं होती है, ये श्वान कोशिकाएं जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, ध्यान से सुनिएगा, तंत्रिका कोशिकाएं, उन तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर माइलिन आच्छादित का निर्माण करवाती है। किसका निर्माण करवाती है? माइलिन आच्छादित का निर्माण। माइलिन आच्छाद का निर्माण करती है। ठीक है, और यही माइलिन आच्छाद विद्युत रोधी होता है। तो श्वान कोशिकाएं, फिर श्वान कोशिकाओं के अतिरिक्त जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं कौन सी हैं? तो इसके अतिरिक्त जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को हम कहते हैं एपेंडाइमल कोशिका। अब ये एपेंडाइमल कोशिका कौन सी होती है ये आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। एपेंडाइमल कोशिका। अब आप लोगों को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है? आप लोगों को शायद मालूम नहीं हो या मालूम हो तो भी ध्यान से सुनिएगा कि हमारे मस्तिष्क के अंदर से खाली स्थान होता है, यानी हमारा मस्तिष्क अंदर से ठोस नहीं होता। इसके अंदर इस प्रकार से, जैसे मान लो थोड़ी सी देर के लिए मैं ये एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो उसमें इस प्रकार से कैविटी होती है, गुहा होती है। और ये जो मस्तिष्क की गुहाएं होती है, इन मस्तिष्क की गुहाओं को वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। या इनको क्या कहते हैं? निलय। तो ये हमारे हृदय में वाले निलय नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क के निलय। मस्तिष्क की गुहाओं को भी, ध्यान से सुनिएगा, मस्तिष्क की जो गुहाएं हैं उन मस्तिष्क की गुहाओं को भी क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। समझ में आ गई वाली बात? मस्तिष्क गुहा। अब मस्तिष्क की ये जो गुहाएं हैं, इन गुहाओं के अंदर की सतह पर इस प्रकार से पाई जाती है कशाभिक कोशिकाएं। और ये कशाभिक कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं हैं? एपेंडाइमल कोशिका। अब ये कोशिका क्या काम करवाती है वो सुनिए। ये जो एपेंडाइमल कोशिका है, ये यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहते हैं CSF। आप लोगों ने सुना होगा प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। क्या कहते हैं इसको? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। तो ये कसाब इस प्रकार से गति करते हैं और इस CSF का क्या करवाते हैं? प्रवाह करवाते हैं। और ये जो CSF है, इसी CSF के प्रवाह के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन, मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं और वहां से अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे एपेंडाइमल कोशिकाएं कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की। एक तो एस्ट्रोसाइट, तारे के आकार की, माइक्रोग्लियल कोशिकाएं भक्षक की, जीवाणुओं से सुरक्षा करवाएगी, श्वान कोशिका माइलिन आच्छादित का निर्माण करवाती है, एपेंडाइमल कोशिका मस्तिष्क की गुहाओं के अंदर की ओर होती है और ये CSF का प्रवाह करती है, जो कि हमारे मस्तिष्क को पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने का और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का काम करवाता है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना, कि ये तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से कार्य संपन्न